हेलो माय डियर फ्यूचर फॉलोवर्स। तो कैसे हैं आप। आज आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो है वो था। अब आपका 22 को यानी कि वेंसडे को आपका कॉमर्स का मेन कोर पेपर जो है वो अकाउंटेंसी है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने उसके लिए जैक का मॉडल का सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट ट्रेल का सॉल्यूशन पहले ही मैंने अपलोड अपने चैनल पे कर दिया है। अब जो है मैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपके सामने लाने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो है वो अदर उन सेट्स के अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सेट से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो से आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इकोनॉमिक्स के वीडियो से आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अकाउंटेंसी में मैं ये कह सकता हूँ, अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, हमारे वीडियो से। तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी जो है उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, है ना। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो ये आपका जो है सेट 2 मैंने अपलोड, सेट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। सेट 2 जो है वो मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, है ना। टोटल 40 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू जाने वाले हैं और 40 का 40 आपको सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है देखेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन। तो इक्वली बांटते हैं। क्या बांटते हैं? इक्वली बांटते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है कि कौन पार्टनर्स कितना रेशियो में प्रॉफिट लॉस देगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि जितने ही पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटा जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इक्वली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या? पार्टनरशिप डीड, ये डीड यानी डॉक्यूमेंट यानी कि एक रिटन अग्रीमेंट, है ना। जो जब या दो, पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को करने के लिए साथ में बातचीत करते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इनसे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को एक रेशियो में या फिर इक्वली बांटने का डिसाइड करते हैं। तो वो बातें जो लोगों के, जो पार्टनर्स के बीच में हुई है, यानी जो पर्सन के बीच में हुई है, जो मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है बिजनेस करने का, वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर रिटन फॉर्म में हो जाता है, लिखित फॉर्म में हो जाता है, तो उसे पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट कहते हैं, या पार्टनरशिप डीड कहते हैं, या पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। तो जब अग्रीमेंट रिटन होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड का नाम या पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। तो कहता है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यानी टर्म्स एंड कंडीशन रिटन में नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जो दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा? तो भैया मिलेगा ही नहीं। क्या होगा? मिलेगा ही नहीं, किसी रेट से नहीं दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो ना ही पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना ही कमीशन दिया जाएगा, ना ही बोनस दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और ना ही उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है, बना हुआ नहीं रहता है, तो सिर्फ एक चीज मिलता है, वो मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी 6% के दर से। आया बात समझ में? क्या मिलता है? ओनली लोन पे ब्याज मिलता है, वो भी किस रेट से? 6% से। तो जब भी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रहे और पूछे कि पार्टनर्स को क्या मिलता है, तो डायरेक्ट देखिएगा कुछ नहीं मिलता है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना सैलरी मिलता है, ना बोनस मिलता है, ना कमीशन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलता है और 6% के हिसाब से मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फॉर दी फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। फर्म है तो फर्म के पार्टनर है, पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा निकाला होगा, ये ड्राइंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। तो ये ड्राइंग्स जो है, ये ड्राइंग्स लेगा तो इस पे जो ब्याज देगा फर्म को, फर्म के लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्म के लिए इनकम कहलाएगा। आंसर क्या जाएगा? इनकम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ।
When drawings are made at the end of every month of certain amount, then interest will be calculated on total drawings. कहता है कि ड्राइंग जो है वो हर महीने के अंत में निकाल रहा है और एक निश्चित अमाउंट निकाल रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्टनर्स जो है वो फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है और मंथ के एंड में निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी टाइप के ड्राइंग से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो आपका होता है टोटल ड्राइंग्स। क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट और बटा एवरेज पीरियड इनटू एवरेज पीरियड। क्लियर है? और एवरेज पीरियड क्या होता है? एवरेज पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट में एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखिएगा एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। यहाँ निकलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बात समझ में आ रहा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इस रेट से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो कहता है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो देखो एक साल में कितने महीने? 12 महीने होते हैं, यानी कि हर साल वो महीने के अंत में निकालेगा तो कितने बार ड्राइंग्स निकालेगा? वो 12 बार निकालेगा ड्राइंग। तो महीने के अंत में निकालेगा, यानी कि जनवरी कैलेंडर ईयर, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 12 महीना होता है, जनवरी के एंड में निकाला होगा। तो देखो जनवरी के बाद एक साल में कितने महीने बच गए? 11 महीने बच गए, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी 11 महीने। प्लस कर दो उसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब निकाला होगा? दिसंबर 31 को। तो इसके बाद क्या इस साल में कोई जगह बचा, कोई दिन बचा? नहीं, वो अब नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग एक साल की हो रही है तो एक साल में देखेंगे। तो दिसंबर 31 को जब लास्ट ड्राइंग निकाला उसने महीने के अंत में, तो उसके बाद एक भी दिन नहीं बचा, यानी एक महीना नहीं बचा उसके बाद। तो 11 + 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, यानी कि 11 डिवाइड बाई 2 5.5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5.5। तो ध्यान रखिएगा ये सब आप लिखते हुए चलेंगे कि अगर आप कॉपी में, तो रिवाइज करने में आपको एग्जाम के 1 से 2 घंटा पहले आपको बहुत आसानी होगा। तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आया बात समझ में ये वाला कैसे हुआ? तो ध्यान रखिएगा किसी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको कैलकुलेट करना, सबसे पहले एवरेज पीरियड देखो उसका कैसे निकलेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन? निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट जो है वो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन मतलब सिंपल सा अगर ट्रिक दे यहाँ पे हम, तो ध्यान रखिएगा कि जो फर्म के द्वारा पार्टनर्स को दी जाएगी, क्या बोला मैंने? जो फर्म के द्वारा पार्टनर्स को दी जाएगी वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। क्या बोला मैंने? कि जो फर्म के द्वारा यानी बिजनेस के द्वारा पार्टनर्स को दी जाएगी वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। आया बात समझ में? सबसे आसान ट्रिक मैंने दे दिया, इससे आप किसी भी एप्रोप्रिएशन को आप पकड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा फर्म पार्टनर को देगा वो सारे एप्रोप्रिएशन होंगे। आगे, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन से ऐसे फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट उसे छोड़कर? नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे बड़ा बात यही कि कैसा बिजनेस है सबसे बड़ा गुडविल बनाने का, अफेक्ट करने का, तो यही सबसे बड़ा कारण है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो बिजनेस बड़ा अच्छा होगा आपका। टेक्निकल नॉलेज और लोकेशन ऑफ द कस्टमर का लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। टेक्निकल नॉलेज जो है वो आपका गुडविल को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, गुडविल को अफेक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन को अगर हम मनी के टर्म्स में बोले उसे क्या कहते हैं? उसे गुडविल कहते हैं, ख्याति कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो आपका अगला सवाल है। अगला सवाल गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इसमें गलत हाईलाइट हो गया है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं।
कहता प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर्थ 6,000, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years वर्थ 6,000, 13,000 एंड 8,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का जो मान होता है वो कैसे वो निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितने भी प्रॉफिट है सबको जोड़ दो और जितना साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 6, 13, 19, 19, 8, 27, 27/3 अगर कर देंगे आप 27/3 और इंटू नंबर ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर परचेज के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो 27 यानी कि 3 तिहाई 9, 3 9 27 यानी कि 9,000 इंटू 2 यानी कि 18,000 आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा, अगर एवरेज प्रॉफिट से आपको गुडविल निकालना है तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नंबर ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय जितना साल का प्रॉफिट उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, उसको जितने ईयर्स परचेज। देखिए नंबर ईयर परचेज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। नंबर ईयर परचेज का मतलब होता है कि एक बिजनेस को जो खरीद रहा है तो वो एक बिजनेस का बना बनाया गुडविल को भी खरीदेगा। तो उस बिजनेस का, पुराने बिजनेस का जो बना बनाया गुडविल है, जो बना बनाया गुडविल है वो जब परचेज करेगा तो उसका बनाया हुआ गुडविल का कितना दिनों तक फायदा मिलेगा, कितने सालों तक फायदा मिलेगा, उसको बोलते हैं ईयर्स परचेज। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका 2 years परचेज, यानी कि जो बिजनेस हम खरीदेंगे, मान लो तुम्हारा बिजनेस हम खरीद लें, आपका बिजनेस हम खरीद लें, आपने 10 साल से बिजनेस चला रहा था और बढ़िया क्रेडिट मार्केट में बना लिया था, गुडविल बना लिया था। अब हम उस बिजनेस को परचेज कर लेंगे तो आपका गुडविल का फायदा किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। तो हमको आपके गुडविल, बनाए हुए गुडविल का कितना साल फायदा हम लेंगे, इसको बोलते हैं ईयर्स परचेज। तो जितना साल का दिया हुआ रहेगा उससे गुना कर देंगे तो आपका गुडविल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। यानी कि बताया था रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर प्रॉफिट आर क्रेडिट। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा यानी इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, प्रॉफिट होगा। आया बात समझ में। यानी कि ऐसा रहेगा, जैसे एग्जांपल देख लो, अगर ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हो, रिवॉल्यूशन बना रहे हो, ओके। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट में ये तुम्हारा क्रेडिट साइड हो गया, ये तुम्हारा डेबिट साइड हो गया। अगर इधर का बैलेंस ज़्यादा, बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा, तो इधर किधर क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, प्रॉफिट आएगा। आगे आंसर प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11, विगत 3 वर्षों के औसत लाभ 42, 39 और 45 है। औसत लाभों के 2 वर्ष के क्रय पर खाते का मूल्य क्या होगा। यहाँ भी सिंपल भी ऊपर वाला ही क्वेश्चन है उसी के जैसा। तो क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी बताया, जितने प्रॉफिट है सबको जोड़ दो और जितना साल का प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर दो, यानी 42, 39 और कितना हो गया आपका 45 हो गया। यानी कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 39, 78, 78 और 3 81 और 81 और 45 कितना हो गया, 1,26,000। कितना हो गया, 1,26,000। सही जोड़ा है मैंने, 1,26,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ईयर्स परचेज गुना कर दो तो आ जाए 3 चौके 12, 3 दूनी 6 यानी 42,000, 42 दूनी याद कर दीजिए, आ गया आपका 84,000 है गुडविल ऑप्शन, यस 84,000। आ रहा बात समझ में। मैंने कैलकुलेशन वाला का जो है वो सिलेक्ट करके नहीं रखा है ताकि मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा सकूं। क्लियर है। चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 84,000। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, सी एडमिट हो रहा है एक 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 1,20,000 एज हीज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी सी जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 जो ले रहा है वो 1,20,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। कहता है नेटवर्थ ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का कितना वैल्यू है। तो जब भी नए पार्टनर का नया शेयर दिया रहे और नया पार्टनर का कैपिटल दिया रहे और पूरे बिजनेस का, पूरे फर्म का जो है वो कैपिटल पूछे तो सिंपल है, टोटल नेटवर्थ का मतलब वही होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो ऑफ द फर्म का टोटल कैपिटल जो निकलेगा वो निकलेगा आपका न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ऑफ हीज शेयर, यानी नए पार्टनर का शेयर। तो देखो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,20,000, वो कितने के लिए आया 1/5 के लिए, उसको 5/1 कर दो, आगे आपका 6 लाख रुपया है ऑप्शन में। जी हाँ, 6 लाख रुपया है ऑप्शन। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, नेटवर्थ ऑफ द फर्म निकल जाएगा। नए पार्टनर्स का कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल से गुना कर दो, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसका लॉजिक क्या है मैं ये भी समझाने का टाइम नहीं है, फिलहाल आप इतना समझें
काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, नए साझेदार ठहराव के बाद तैयारी की गई चिट्ठों में संपत्तियों तथा दायित्वों को लिखा किया जाता है। कहता है बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड मतलब प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट, पास्ट का वैल्यू का नहीं। जिस दिन एडमिट हो रहा है पार्टनर जिस दिन एडमिट हो रहा है उस दिन जो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू यानी रीवैल्यूड यानी नया वैल्यू पे एसेट्स और लायबिलिटीज की रिकॉर्डिंग बैलेंस शीट में होगी, ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूड अमाउंट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, क्या कहता है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। किस लिए दी जाती है? नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लाता है वो क्यों लाता है? क्योंकि पुराना पार्टनर जो है वो अपना बिजनेस का गुडविल बनाया है और अब उसका फायदा नए पार्टनर को भी मिलेगा, तो उसके गुडविल को कॉम्पेंसेट करने के लिए लाता है। और साथ ही साथ अब जो है नया पार्टनर को प्रॉफिट भी मिलेगा और वो शेयर कौन देगा? सेक्रीफाइस करेगा पुराना पार्टनर। इसीलिए यानी प्रॉफिट को शेयर करने का अधिकार देने के लिए जो है वो गुडविल लाता है ना। यानी पुराने पार्टनर उसको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं, अधिकार देते हैं प्रॉफिट का, इसलिए उस अधिकार को क्षतिपूर्ति करने के लिए, उनको जो नुकसान हुआ है नए पार्टनर के आने की वजह से, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए गुडविल दिया जाता है नए पार्टनर के द्वारा। आगे बात समझ में? चलिए आ गया। 15 नंबर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3। डी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, द न्यू रेशियो विल बी। क्या कहता है? ए बी सी पार्टनर है, डी एडमिट हुआ कितना के लिए? 1/10 शेयर के लिए, और न्यू रेशियो क्या है पता नहीं, निकालना है। सिंपल सा देखिए, ये आपका एक सिंपल सा न्यू रेशियो का केस है। कहता है ए बी सी 3 पार्टनर हैं 4:3:2 में, और डी एडमिट हो रहा है। डी एडमिट हो रहा है कितने के लिए? 1/10 के लिए। सिर्फ डी का पता है, अब ए बी सी का नया रेशियो निकालने कहता है। तो जब भी ऐसा सवाल रहे कि नया पार्टनर का नया शेयर दिया रहे, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर दिया, और कुछ नहीं बोले कि नया पार्टनर आ रहा है तो वो अपना शेयर किससे ले रहा है किससे नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जो न्यू रेशियो का होता है वो होता है बताता हूँ मैं, इरेज करने दीजिए। हाँ, तो कैसे होता है? तो इसका सिंपल तरीका देखिए क्या है। इसका सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई कौन कौन पार्टनर है। तो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। ध्यान से देखिए 4:3:2 में, है ना। कौन आ रहा है? डी आ रहा है। कौन आ रहा है? डी आ रहा है 1/10 के लिए। तो 1/10 के लिए आ रहा है डी। डी इज एडमिट 1/10, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आप निकालेंगे, मानेंगे लेट्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। क्या मानेंगे? लेट्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1। अब रिमेनिंग प्रॉफिट आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि टोटल माने प्रॉफिट बिजनेस का 1, तो डी का तो पता है नया रेशियो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो टोटल प्रॉफिट है उसमें आपका डी का रेशियो को माइनस कर देंगे, यानी 1/10, तो आ जाएगा यहाँ पे 9/10। यानी ये जो 9/10 वो किसका है? ए का, बी का और सी का है। ए और बी का और सी का है 9/10, है ना, 9/10। तो अब इस 9/10 को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ले लेगा, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है, इसीलिए वो अपने बचे हुए प्रॉफिट को अपने ओल्ड रेशियो में ले लेगा। उसी तरीके से अगर हम ए का निकालते हैं तो ए का रिमेनिंग प्रॉफिट में कितना हिस्सा रहेगा? 9/10 का 4 3 7 और 2 9, यानी कि 4/9, है ना। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 4/10 बच गया। उसी तरीके से अगर बी लेते हैं तो बी का भी क्या है? 9/10 में कितना हिस्सा है? 3/9 है। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3/10 बचेगा। और सी का अगर देखें तो क्या है आपका? यहाँ पे 9/10 में 2/9 है। 9 से 9 कैंसिल हो, बच गया क्या? 2/10। 2/10, तो यानी कि इसका 1/10, इसका 4/10, यानी 3/10, 2/10, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी 4:3:2:1। क्या हो जाएगा? 4:3:2:1। आया बात समझ में? तो इस तरीके से जब भी ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया रहे, नए पार्टनर का शेयर दिया रहे और कुछ भी नहीं बोले, तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का ये तरीका। सबसे पहले प्रॉफिट को आप क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। उसके बाद जो नया पार्टनर का शेयर है उसको आप घटा के रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो रिमेनिंग पार्टनर में, रिमेनिंग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं।
कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:5:1। वाई नाउ वांट्स टू रिटायर, वाई जाना चाहता है, वाई जाना चाहता है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय जेड, उसका शेयर कौन ले लेता है, जेड ले लेता है, दोनों नहीं लेता है, सिर्फ जेड लेता है। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड। तो ध्यान दो, एक्स का रेशियो तो वही रहने वाला है, एक्स का रेशियो क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है, क्योंकि उसने कोई भी चेंजेस नहीं किया, वो जेड का शेयर नहीं लिया है, सॉरी वाई का शेयर नहीं लिया है, जेड लिया है सिर्फ। तो जेड का शेयर जो है वो बी जो एक्स का शेयर है वो तो वही रह जाएगा 3, लेकिन जेड का शेयर जो था पहले कितना था जेड का शेयर, उसका था जेड का 1/7 था, 5 3 8 1 9, 1/9 था। और 1/9 में जेड किसका शेयर ले रहा है, वाई का शेयर ले रहा है, क्योंकि वाई रिटायर कर रहा है, तो इसका 5/9 था, यानी कि 5/9। 9 9 कैल्शियम 9 और 1 + 5 डिवाइडेड बाई एलसीएम आता है ना, आता है। चलिए तो 6/9 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6/9 यानी 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पे आपका जेड्स का नया रेशियो। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड तो यहाँ पे किसका हो जाएगा आपका 2/3 एंड फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक्स बाई जेड पार्टनर है 3/5:1 में, यानी कि 3/8। अच्छा, इसका 3/8 है और इसका कितना है आपका 2/3 हो गया, 3/9 है, 3/9 सॉरी 3/9 है। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3 बचेगा, यानी कि इसका जो है रेशियो आपका आ जाएगा 1:2। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1:2, नया रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो 17 क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी पार्टनर्स हैं 1:2, 1/2, 1/3 और 1/6 में सी रिटायर कर गया और गेनिंग रेशियो में। मैंने एक पिछले वीडियो में आपको ट्रिक दिया था कि जब ओल्ड पार्टनर का नया ओल्ड शेयर दिया रहे और रिटायरिंग पार्टनर जा रहा हो, मतलब पार्टनर रिटायर कर रहा हो और वो अपना शेयर किसे दे के जा रहा है ये नहीं बताया, जिसमें से बता दिया, इस पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि उसका शेयर कौन ले रहा है, जेड ले रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो जब ऐसा रहे तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है। क्या हो जाता है, ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है और ओल्ड रेशियो ही नया रेशियो होता है। क्लियर है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले रेशियो का जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो ए का है आपका वो है 1/2, बी का है 1/3 और सी का है 1/6। तो पहले देखो डिनोमिनेटर क्या है 6, इसको 6 बनाइए। तो 6 बनाने के लिए इसको 3/3 से और इसको 2/2 से करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 3/6, यहाँ आ जाएगा 2/6 और यहाँ हो जाएगा 1/6, यानी कि 3:2:1। कौन रिटायर करा, सी रिटायर कर गया। तो बचा कौन, ए और बी। तो ए और बी का रेशियो क्या बच गया 3:2। आज गया आंसर 3:2। तो जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर दिया रहे, नए पार्टनर का रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन ले रहा है ये नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो हो जाता है, यानी सीधा सा बात है ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिटायर करेगा, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी। अगर पार्टनर रिटायर करेगा और रिवैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो उस पर प्रॉफिट होगा तो किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, भैया जितने पार्टनर्स उस समय बिजनेस में होंगे सभी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जो पार्टनर रिटायर करेगा वो भी और जो बचेगा वो भी, यानी सारे पार्टनर्स, है ना, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले का ये सारा जो है वो प्रॉफिट है, इसलिए सारे पार्टनर्स में बटेगा। क्वेश्चन नंबर 19, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड कब, जब पार्टनर रिटायर होता है, क्योंकि जाने वाले पार्टनर गुडविल गेनिंग रेशियो में दिया जाता है और एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग में दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और रिटायरमेंट टाइम में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज शेयर्ड बाय। रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है रिवॉल्यूशन का, वो किसके बीच में शेयर किया जाता है, ऑल पार्टनर्स के बीच में, सभी साझेदारों के बीच में बांटी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो कौन से अमाउंट के साथ क्रेडिट होगा। ऑप्शन है गुडविल ऑफ द फर्म, पूरा गुडविल दे देगा उसको, नहीं। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर का गुडविल जो पार्टनर रिटायर करा उसको क्यों देगा,
तो क्या मिलना चाहिए, उसके हिस्से का गुडविल, तो इसके भाग की ख्याति उसे मिलेगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। देखो क्रेडिट और डेबिट बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों लोग को यही दिक्कत होता है क्या चीज़ें अकाउंट में क्रेडिट होती है, क्या चीज़ें पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होती है। सीधा सा बात है, जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, जो पार्टनर्स के लिए लॉस है वो पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट की जाएगी। आ रहा बात समझे, बस ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक कंपनी के अंशधारी होते हैं, अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स। क्या होते हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर आर दी creditors of the company and preference shareholder is a shareholder but preference shareholder is also a creditor of the company, क्योंकि preference shareholder एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसका पैसा वापस करना पड़ता है कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, तो याद रहेगा शेयर होल्डर ओनर। क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिट शेयर्स क्या होता है, फॉरफिट शेयर्स वो होता है जब पब्लिक जब शेयर सब्सक्राइब करती है, जब वो शेयर होल्डर बनती है और वो अपना इंस्टॉलमेंट का पैसा पेड नहीं कर पाती है, तो कंपनी उसको नोटिस भेजने के बाद उसका शेयर्स जब्त कर लेती है, बोलती है आज के बाद हमारे आप शेयर होल्डर नहीं रहे, है ना। तो उसके बाद आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको कंपनी अपना प्रॉफिट मान के, वन टाइम प्रॉफिट मान के, कैपिटल प्रॉफिट मान के जो है वो कैपिटल गेन मानकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। आगे बात समझ में, इसका एंट्री आपको याद होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना, याद आया, ये तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज, जब शेयर को इशू करेगी कंपनी प्रीमियम पे तो उससे होने वाला फायदा क्या है, उसके लिए कैपिटल गेन है। कौन सा गेन है, कैपिटल गेन है। क्यों कैपिटल गेन है, क्योंकि कंपनी डेली शेयर इशू नहीं करती है ना, और उससे शेयर इशू अगर ज़्यादा पे कर रही है, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, तो उससे होने वाला प्रॉफिट उसके लिए कैपिटल गेन कहलाएगा और उससे भी वो अपने जो है वो रिजर्व में दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, कैपिटल इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, यानी जो कैपिटल इंक्लूड, एक लाइबिलिटीज में जो कैपिटल इंक्लूड होता है उसे कंपनी क्या कहती है, पेड अप कैपिटल कहती है। क्या कहती है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल समझो, जैसे कंपनी जब शेयर इशू करती है तो फिर पब्लिक उसे सब्सक्राइब करती है तो फिर कंपनी उससे पैसा मांगना शुरू करती है, और कंपनी को जितना पैसा पब्लिक के द्वारा कंपनी को मिल जाएगा उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। तो जितना शेयर होल्डर के तरफ से पब्लिक से पैसा कंपनी को मिला है तो कंपनी के लिए वही ना लायबिलिटीज के रूप में बनेगा। जो पैसा पब्लिक ने दिया ही नहीं है वो पैसा कैसे कंपनी के लायबिलिटीज बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज में कौन सा कैपिटल इंक्लूड होता है, जितना पैसा पब्लिक के द्वारा कंपनी को दे दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेड अप कैपिटल। क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड कैपिटल किसे कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम यानी कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जिसमें बताया गया है कि हम अपनी कंपनी इतने रुपए के साथ स्टार्ट किए, इतने पूंजी के साथ स्टार्ट किया है। तो रजिस्टर्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं, क्योंकि MOA में वो कैपिटल लिखा हुआ रहता है ना, ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने से पहले कौन सा स्टेटमेंट इशू करते हैं भैया, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शेयर इशू करने से रिलेटेड सारी बातें, इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो पब्लिक को दी जाती है, जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट हो और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, शेयर्स खरीदे। आया बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, ये जितने भी आप अकाउंट होते हैं वो सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और शेयर होल्डर्स एक पर्सन होता है, इसलिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट फाइनल, जब भी पूछे एकदम आंख बंद करके पर्सनल अकाउंट में मारना है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड्स किस पे पेड किया जाता है, जो पब्लिक के द्वारा जितना पैसा आया है उसी रेशियो में बढ़ता है। तो पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड्स पेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। आया बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, अगर आप फॉरफिट शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो किस चीज में रिडक्शन आएगा,
ऑथराइज कैपिटल नहीं, वो तो आपका रहेगा ही, फिक्स कैपिटल रहेगा ही रहेगा, रिजर्व कैपिटल रहेगा ही रहेगा। कंपनी को जो पैसा मिल रहा है पब्लिक से वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके शेयर्स को क्या कर लिया आपने, फॉरफिट कर लिया है, तो आपके कंपनी का पेड अप कैपिटल घट जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अगर समझ में आ रहा है तो शेयर्स कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन इशू। 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी क्या इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ, क्योंकि दो ही प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, जिसे कंपनी इशू करती है ना। तो अंडर कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कि कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 32 नंबर, टेबल एफ के अनुसार एज पर टेबल एफ यानी कि कंपनी एक्ट में जो है कंपनी रूल रेगुलेशन में टेबल ABCDEF है, तो टेबल एफ के अनुसार मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो है वो 12% दिया जाता है। बात समझिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक जो है वो इस पे पैसा देती है, और कंपनी जो है अगर पब्लिक से इंस्टॉलमेंट पे पैसा ले रही है, तो वो जितना एक शेयर का दाम है वो इससे टुकड़ों में लेती है, पब्लिक से टुकड़ों में लेती है, यानी किस्तों में लेती है। तो बहुत सारी पब्लिक क्या करते हैं कि कंपनी के इंस्टॉलमेंट मांगने से पहले पब्लिक एडवांस में पैसा कर देती है, पेड कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो गवर्नमेंट कहती है, कंपनी एक्ट कहता है कि अगर शेयर होल्डर पैसा एडवांस में दे देंगे तो इससे शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से। क्या मिलना चाहिए? कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कुछ बेनिफिट मिलने के चक्कर में क्या है कि उनको इंटरेस्ट देने की बात कह दी। तो इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा? तो मैक्सिमम 12% के हिसाब से दिया जाएगा। किस परसेंट के हिसाब से? 12%। ध्यान रखना, टेबल एफ के अनुसार जो पार्टनर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा वो 12% के हिसाब से मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा? 12% के हिसाब से मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं हर बार चार्जर लगाना ही भूल जाता हूँ, मेमोरी थोड़ा मेरा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? अभी मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, जितने भी है ना वो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। कैसे अनकॉल्ड कैपिटल? ध्यान दो, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है पहले समझ लो। देखो, सबसे पहले होता है कंपनी का, वो होता है नॉमिनल कैपिटल। क्या होता है? नॉमिनल कैपिटल यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, ऑथोराइज कैपिटल, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? बच्चों को एकदम समझ में आ रहा बात है ना? चलिए, तो नॉमिनल कैपिटल एंड ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल का भाग किया जाता है। उसमें सबसे पहला दो भाग किया जाता है, इशूड कैपिटल एंड अनइशूड शेयर कैपिटल। इशू यानी कि जो पब्लिक को शेयर इशू किया गया उसे इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। जो इशू नहीं किया गया है, कंपनी अपने पास रख लेती है शेयर्स, उसको अनइशूड कहते हैं। अब इशूड में दो पार्ट होता है। इशूड आपने तो कर दिया, लेकिन पब्लिक ने उसे खरीदा कि नहीं खरीदा? तो खरीद लिया, तो यानी सब्सक्राइब, और जो नहीं बिका मार्केट में वो कहलाता है अनसब्सक्राइब्ड। अनसब्सक्राइब्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनसब्सक्राइब्ड। अब सब्सक्राइब में दो होता है कि भैया कंपनी जो है छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। तो सब्सक्राइब में अब हो गया कि कितना कंपनी ने पैसा मांगा, इसको हम लोग कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं, और जितना पैसा नहीं मांगा उसको अनकॉल्ड कहते हैं, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पूछता है क्या कि डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। देखो, तो सब्सक्राइब और कॉल्ड अप कैपिटल का डिफरेंस क्या होगा? यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल होगा। यानी कि जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ उतना, उसमें से हम जितना पैसा मांग लिए तो उतना, उसके बाद क्या बचा? जो पैसा नहीं मांगे, इसलिए क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। यानी जो कंपनी अभी तक पैसा नहीं मांगी है पब्लिक से, उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अनकॉल्ड का दो भाग होता है, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है अनरिजर्व कैपिटल।
रिजर्व कैपिटल वो होता है जो कंपनी के वाइंड अप के टाइम मांगा जाता है, यानी कंपनी जब बंद होती है तभी मांगी जाती है, नहीं तो नहीं मांगा जाता है। और अनरिजर्व कैपिटल जो है वो कंपनी अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पब्लिक से मांग सकती है। चलिए, तो इसका क्या हो गया कि भाई सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है अनकॉल्ड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं इक्विटी शेयर आर, ये सब क्वेश्चन बताने का मन नहीं करता है, बहुत बार बता चुके हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी। आगे बढ़े, शेयर होल्डर्स गेट, क्या मिलता है शेयर होल्डर को? डिविडेंड मिलता है भाई, प्रॉफिट का अंश मिलता है, लाभांश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। जब रीइश्यू करते हैं, यानी रीइश्यू का मतलब जो है पहले शेयर इश्यू किए थे, वो शेयर का पैसा नहीं मिला पब्लिक से, तो उसको हमने जब्त कर लिया और फिर से उसको दूसरे को रीइश्यू कर दिया, फिर से इशू कर दिया, उसके रीइश्यू कहते हैं। तो अगर आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करते हैं। याद करिए एंट्री, जब आप शेयर रीइश्यू करते हैं डिस्काउंट पे तो उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और टू होता है आपका टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट होता है डेबिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट में हम लोग सेट 2 का अंतिम में पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शेयर्स में भी इशूड, शेयर में भी इशूड भैया एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट। मैंने डिस्काउंट पे कंपनी एक्ट 2013 आके मना कर दिया, कहता है कि पब्लिक को पैसे लेने के लिए कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। या तो पार पे करना पड़ेगा, यानी कि फेस वैल्यू पे करना पड़ेगा, जितना दाम है उतना पे करना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उससे कम पे नहीं कर सकते हो। ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 39 प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन साइड ऑफ बैलेंस शीट, विच साइड ऑफ बैलेंस शीट? तो प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए जो है क्या है, एक तरह से फायदा है, और वो लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में दिखाया जाता है। आगे बात सुन में 40 में लास्ट क्वेश्चन सेट 2 का टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड, लाइबिलिटी साइड में कौन सा अमाउंट जो है इंक्लूड किया जाता है? वो किया जाता है पेड अप कैपिटल। मैंने अभी बताया था कि कंपनी के ऊपर कौन सा लाइबिलिटी क्रिएट होता है, जो पब्लिक जितना पैसा चुका देगी कंपनी को, वो पैसा जो है कंपनी के ऊपर क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। तो पेड अप कैपिटल जो है वो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। इसीलिए लाइबिलिटी में पेड अप कैपिटल अमाउंट इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे फिर से आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि जो मैंने 2 सेट आपको बताया है अभी तक, और जैक का मॉडल है, लगभग सारे सवाल आपके एमसीक्यूज उसी से रहने वाले हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जैक बोर्ड नहीं पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जरूर दोबारा देखिए एग्जाम के बाद, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो 1 से 2 बार देख लीजिए। लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि उनका भी कुछ क्या हो जाए, आपके हाथों के द्वारा भला हो जाए, है ना। बस एक टैप करिए और उसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुभ रात्रि, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन।